नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। अमेरिका में हमारे पास कितना शानदार ग्रां प्री था ना। आप F1 के लिए जज्बा पर ट्यून इन हैं। नमस्ते एंजो वॉट्स। यह बहुत शानदार था। इस बार किसने चेकर्ड फ्लैग लिया था? यह वाकई एक रोमांचक रेस थी। मैक्स वर्स्टापेन ने एक ताकतवर लड़ाई के बाद विजयी हुए, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं भी थीं। हाँ, सचमुच। ऐसी कौन सी बाधाएं थीं? वे विशेष रूप से उन्हें पूरी रेस में ब्रेक के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था। यह सामान्य से अधिक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने इसे पार किया। हमारे स्थानीय युवा लुइस हैमिल्टन, उनका कैसा रहा? हैमिल्टन दूसरे स्थान पर समाप्त हुए, लेकिन बिना संघर्ष के नहीं। उन्होंने वर्स्टापेन और उनकी टीम की प्रभुत्वता की प्रशंसा की, लेकिन वह पीछा छोड़ने का इरादा नहीं कर रहे हैं। और युवागन लैंडो नॉरिस ने तीसरी स्थान सुरक्षित किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वे पहले स्थान पर टिके नहीं रह सके, लेकिन उन्हें अपने प्रदर्शन से खुशी थी, टायर समस्याओं के बावजूद। अमेरिका का सर्किट कैसा था? COTA। वेरस्टापेन, हैमिल्टन और नॉरिस सभी सहमत थे कि ट्रैक को अच्छे से रिसर्फेसिंग की जरूरत है। ऐसा लगता है कि यह रैली कारों के लिए अधिक उपयुक्त है, बजाय स्लीक F1 जानवरों के। वाह, ऐसा लगता है कि आज हमारे पास एक सही रेस रनडाउन है चर्चा करने के लिए। वास्तव में हमारे पास है, विलियम। लोगों, इस रोमांचकारी ग्रां प्री के विवरणों में खुद को डुबोने के लिए बने रहें। फिर से नमस्ते मोटर प्रेमियों। मैं एंजो, आपका मेजबान, और मेरे साथ हैं हमारे मान्य टिप्पणीकार विलियम। यहाँ होने का आनंद है, एंजो वॉट्स। हम रोजाना F1 के लिए जज्बा पर मौजूद हैं, फॉर्मूला 1 के सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और विश्वास करें, बात करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। अगर आप हमारी बातचीत का आनंद ले रहे हैं और इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल की सदस्यता ले रहे हैं। बिल्कुल, हर सदस्यता, टिप्पणी और साझा करने से हमें हवाई तारों पर बनाए रखने में मदद मिलती है। और साथ ही आप किसी भी एक एपिसोड को छोड़ना नहीं चाहेंगे। हमारे पास गर्म राय, गहराई से विश्लेषण और बहुत सारी मजाकियां हैं। तो आपने सुन लिया दोस्तों। और याद रखें, सूचनाएं चालू करना न भूलें ताकि आप हमारे रोजाना के किसी भी एपिसोड को छोड़ न पाएं। और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। जितने अधिक लोग उत्साहित, वही मेरे अनुसार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं विलियम। अब एक टीजर के लिए, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोज की है। वहां वर्स्टापेन, हैमिल्टन और नॉरिस से कुछ चुनिंदा शब्द हैं जो चीजों को हिला देंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि आपके पास क्या आ रहा है। मैं अपनी सीट के किनारे हूं, एंजो। जैसा कि आपको होना चाहिए, विलियम। यह समाचार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेसर्स द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है और उनकी संकल्पना को उन्हें पार करने के लिए। यह गहराई से जुड़े विवरण ही हैं जो फॉर्मूला 1 को वह रोमांचक खेल बनाते हैं जो वह है। तो लोगों, तैयार रहें। हम पूरी गति से जा रहे हैं। तो हमने ऊपरी 3 ड्राइवरों से सुना है, प्रत्येक के पास अपनी संघर्ष और विजय है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री में। आप इस सब का क्या राय रखते हैं? वेल, मेरे लिए सबसे अच्छा यही है कि इन ड्राइवरों की संकल्पना और सहनशीलता है। वेरस्टापेन की ब्रेक समस्याएं और नॉरिस की टायर की मुसीबतें उन्हें ट्रैक पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने से नहीं रोक सकी। और हैमिल्टन का सकारात्मक रवैया, जीत नहीं मिलने के बावजूद, इसे प्रशंसा के योग्य है ना? बिल्कुल, वह एक अनुभवी रेसर हैं और समझते हैं कि हर रेस एक बड़ी यात्रा का हिस्सा है।
जीती हुई टीम की प्रशंसा करने से उनकी खेलकूद की भावना का अध्यापन होता है। आप बिल्कुल सही हैं। ये रेसिंग के दुनिया के ये उत्कृष्ट घोड़े हमें दिखाते हैं कि प्रतियोगिता की आत्मा परिणामों के साथ ही उतनी ही महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल सहमत हूं। परिणामों की बात करते हैं, वेरस्टापेन की 50वीं ग्रैंड प्री जीत का उल्लेख करना योग्य है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वास्तव में यह है। वह इसे केवल कुछ चुनिंदा लोगों के साथ साझा करते हैं, जिसमें लिविस हैमिल्टन भी शामिल हैं। काफी उच्चतम श्रेणी का एक क्लब है, क्या नहीं? यह निश्चित रूप से है। फॉर्मूला 1 का दुनिया सदैव विकसित हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें जैसे जीत की इच्छा और रेस का उत्साह अविनाशी हैं। हैमिल्टन से सुनने पर हार को संभालने में वहां विशेष रूप से विनम्रता और शांति की भारी मात्रा होती है। उनकी अमेरिका के प्रति प्रशंसा भी काफी स्पष्ट है। बिल्कुल सही। उनकी पूर्व गलतियों और पीछे हटने की क्षमता सचमुच प्रशंसनीय है। यह उनकी मानसिक शक्ति का प्रमाण है। वास्तव में। और हम नॉरिस के प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने पहले स्थान को नहीं बनाए रख सके, लेकिन टर्न 1 पर हैमिल्टन के खिलाफ उनका संक्रामक रक्षण देखने लायक था। वास्तव में नॉरिस ने खुद ही माना कि पहले 10 दौरों में गति थी, लेकिन ऐसा लगता है कि टायर का अपघटन महत्वपूर्ण समस्या थी। हाँ, यह हमेशा एक संतुलन क्रिया होती है ना? एक ओर आप पहले स्थान को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर आपको अपनी टायरों का प्रबंधन करना होता है ताकि वे रेस के लिए टिके रहें। और यही इस खेल की सुंदरता है ना? यहाँ रणनीति, कौशल और थोड़ी सी भाग्यशाली भी मिलती है। बहुत अच्छी बात कही है। इन सभी तत्वों के संयोजन से प्रत्येक ग्रां प्री एक रोमांचक दृश्य होती है। प्रत्येक रेस अपनी अद्वितीय कथा होती है, जिसमें विजय, निराशा और सीख समाहित होती हैं। वेरस्टापेन के रेस में दिए गए अंतर्दृष्टि काफी प्रकट करते हैं ना? यद्यपि उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन उन्हें अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से ब्रेक और टायर के साथ। बिल्कुल सही है, और यह हमें याद दिलाता है कि एक रेस में सिर्फ पहले फिनिश लाइन पार करने वाले के अलावा बहुत कुछ होता है। तकनीकी पहलुओं, रणनीति, निरंतर समायोजन, ये सभी किसी भी ग्रां प्री के महत्वपूर्ण तत्व हैं। वास्तव में यह एक अच्छा याददाश्त है। और आश्चर्यजनक रूप से इन चुनौतियों के बावजूद उसने फिर भी ऊपरी स्थान पर आने का कामयाबी से सामना किया। हाँ, और यह उल्लेखनीय है कि रेस की शुरुआत को ब्रेक समस्याओं के बिंदु के रूप में उठाया गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में रेस करने के लिए कितनी संयम और अनुकूलता की आवश्यकता होती है? यह अद्भुत है ना? रेसिंग में तेजी और कौशल के साथ साथ अप्रत्याशित मुद्दों का प्रबंधन करना और उन्हें पार करना भी है। बिल्कुल सही। यह वर्स्टापेन के कौशल और रेड बुल टीम की रणनीति का प्रमाण है कि उन्हें इन मुद्दों का सामना करने और एक और जीत हासिल करने में सफलता मिली। और हमारी तरफ से उनके लिए तो निश्चित रूप से टोपी उठाई जाती है। फॉर्मूला 1 का यह दुनिया हमेशा ही आश्चर्यजनक होती है और प्रेरणा देती है। हैमिल्टन से हम सुन रहे हैं कि यह रेस उनके लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अद्भुत सहनशीलता, क्या आप सहमत हैं? ओह हाँ, उनके विवरण में पिछली रेस को खाली हाथ कहना और फिर यह पुनरुत्थान खेलिए आत्मा का एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। उनकी रेस के दौरान स्टार्ट और पिट स्टॉप के साथ संघर्ष के बारे में उनकी ईमानदारी भी एक निर्माणात्मक मानसिकता का प्रदर्शन करती है। सच्चाई, यह सब सकारात्मक चीजों को लेने और चुनौतियों से सीखने के बारे में है। यह तथ्य कि वे केवल 2 सेकंड के अंतर से वेरस्टापेन के पीछे थे, चुनौतियों के बावजूद बहुत कुछ कहता है। बहुत अच्छी बात कही है।
हैमिल्टन की कठिनाइयों के सामने चमकने की क्षमता निराशाजनक होने से कम नहीं है, यह प्रेरणादायक है। और हम वर्स्टापेन की 50 जीतों के माइलस्टोन को भी न भूलें, सिर्फ एक जीत की कमी में अलेन प्रोस्ट के पास। यह काफी उल्लेखनीय उपलब्धि है। बिल्कुल, यह उनकी कौशल और सततता का प्रमाण है। वह वास्तव में फॉर्मूला 1 की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। और फिर भी वह विनम्रता से उन्हें नवागत संख्याएं मानते हैं। यही है आपके लिए और अधिक प्राप्त करने की प्रेरणा। हैमिल्टन की सकारात्मक दृष्टि सिर्फ छूने वाली है, क्या नहीं? वह आगामी रेसों के बारे में उत्साहित हैं और विचार करते हैं कि सही रणनीति और क्रियान्वयन के साथ वे सीधे ऊपर हो सकते हैं। बिल्कुल, वह खुद को एक लड़ाकू साबित कर चुके हैं, हमेशा बेहतर प्रदर्शन की तरफ देखते हुए। उनकी नॉरिस के साथ लड़ाई की कथा बहुत रोचक थी। वास्तव में उन्होंने इसे हर एक बिंदु का आनंद लिया और अपने प्रदर्शन से खुश थे। यह खेल को इतना मोहक बनाने वाली खेल नैतिकता का यही स्तर है। और नॉरिस की बात करते हैं, वह लड़ाई के अपने खुद के दृष्टिकोण को साझा करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके पास रेड बुल और मर्सिडीज की तुलना में गति और टायर प्रबंधन में कुछ कमी थी। फिर भी उन्होंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। वर्तमान की कमजोरी को मान्यता देना और स्वीकार करना सुधार की ओर पहला कदम है। और इसमें और सहमत होना संभव नहीं है। नॉरिस ने पूरे दौरान शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी शानदार शुरुआत, लड़ाइयां, रेस के पहले हिस्से को नियंत्रण करना, इन सब में उनकी क्षमता का प्रदर्शन हो रहा है। हाँ, और उनकी पिट क्रू द्वारा किया गया शानदार काम अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उनकी टीम के लिए वास्तव में एक महान दिन था। नॉरिस यहाँ रेस की नेतृत्व की चुनौतियों के बारे में खुलकर बात करते हैं, ओवर पुश और अंडर पुश के बीच संतुलन की नाजुक मिश्रण के बारे में। वास्तव में यह नेतृत्व में एक ड्राइवर के मनोवृत्ति में एक रोचक अंदाजा है। नॉरिस उल्लेख करते हैं कि हैमिल्टन ने कुछ लैप्स बैटरी की पुनर्प्राप्ति के बावजूद कितनी तेजी से पीछे कूद गए। इस पहलू, बैटरी प्रबंधन, इतनी उच्चोक्टेन रेस में कितना महत्वपूर्ण होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणालियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे ड्राइवर्स को ऊर्जा संग्रहित करने और फिर उसे शक्ति वृद्धि के लिए उपयोग करने की अनुमति देती हैं, जो महत्वपूर्ण पलों में खेल को बदल सकती है। खेल को बदलने की बात करते हुए नॉरिस उत्पादन के दौरान नए टायरों के बारे में बताते हैं, जो उनकी समस्याओं को छिपा सकते हैं। क्या आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि नए टायर इस तरह का फायदा कैसे प्रदान कर सकते हैं? बिल्कुल, एक नया टायर सेट आदर्श ग्रिप प्रदान करता है, जो धीमी गति वाले कोनों में कमियों को छिपा सकता है। लेकिन जब टायर पुराने हो जाते हैं, तो वह फायदा कम हो जाता है और कार के प्रदर्शन में मौजूद समस्याएं अधिक स्पष्ट होती हैं। अब हम निर्माताओं के चैंपियनशिप की ओर ध्यान देते हैं, जहां मैक्लारेन ने चौथे स्थान के लिए एस्टन मार्टिन को पीछे छोड़ दिया है और फेरारी के साथ अस्थायी अंतर को बढ़ाते हुए 58 अंक बना लिए हैं। यह बदलाव गतिशीलता को कैसे प्रभावित करता है? यह निश्चित रूप से चीजों को रोचक बना देता है। मैक्लारेन का एक अच्छा तालमेल दिख रहा है और वे उस मोमेंटम को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। फेरारी के साथ अंतर हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन अग्रसर होने योग्य नहीं है। हम आगामी रेस में कुछ दिलचस्प विकासों को देख सकते हैं। नॉरिस ने एस्टन मार्टिन के प्रदर्शन पर कुछ कठोर विचारों को भी साझा किया है, कहते हुए कि वे हर अपग्रेड के साथ कार को धीमा बना रहे हैं। फॉर्मूला 1 की दुनिया में यह कितना असामान्य है? यह कभी कभी होता है, लेकिन यह वास्तव में असामान्य है। अपग्रेड प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपेक्षित परिणाम नहीं देते हैं। यह किसी भी टीम के लिए कठिन स्थिति होती है
और स्पष्ट है कि एस्टन मार्टिन को कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना होगा। ऐसा लगता है कि वेरस्टापेन को ब्रेक्स में कुछ समस्याएं थीं। उन्होंने कहा है कि उन्हें महसूस नहीं हो रहे थे और वे आसानी से फ्रंट और रियर व्हील्स को लॉक कर रहे थे। यह एक गंभीर समस्या लगती है, विशेष रूप से एक ड्राइवर के लिए जैसे वेरस्टापेन, जो अपने ब्रेकिंग पर गर्व करते हैं। यह दिलचस्प है कि उन्होंने कैसे इसका उल्लेख किया है कि यह उनके टायर प्रबंधन पर भी असर डाल रहा था। हाँ, अच्छा ब्रेक बैलेंस टायर प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन समस्याओं के बावजूद वेरस्टापेन ने ध्यान दिया है कि उन्होंने अभी भी रेस जीती है, जो सिर्फ यह दिखाता है कि इन ड्राइवर्स के पास कितनी अनुकूलनशीलता और कौशल है। बिल्कुल। अब हैमिल्टन की ओर आते हैं। वे मर्सिडीज के भविष्य के मामले में काफी सकारात्मक दिख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह सबसे आशावादी वर्ष है जब तक उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ है। आपके विचार में इस आशावाद के पीछे कौन कौन से कारक हो सकते हैं? मुझे लगता है इसमें कई कारक मिले हुए हैं। हैमिल्टन ने ध्यान दिया है कि उनके पास ऐसे क्षण हुए हैं जब वे प्रतिस्पर्धी रहे हैं, जैसे कि पिछले साल ब्राजील में। उन्होंने अपने विकास में सुधारों का भी उल्लेख किया है जो साल के अंत तक हुए हैं। उन्होंने अपने निकट संपर्क का भी उल्लेख किया है जो एरो के प्रमुख और कारखाने में टीम के साथ होता है। क्या आपको लगता है कि इस संवाद का उनके सकारात्मक दृष्टिकोण में कोई भूमिका हो सकती है? संभवतः ऐसे संवाद निश्चित रूप से एक ड्राइवर को टीम की रणनीति और विकास में अधिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, और हैमिल्टन का उत्साह निश्चित रूप से इस संकेत को दर्शाता है कि उन्हें लगता है कि वे सही रास्ते पर हैं। हैमिल्टन रेस के परिणाम में अंतर के संभावित विभिन्नताओं पर विचार करते हैं जब रणनीति में सुधार किया जाता। वे निश्चित नहीं हैं, लेकिन कथन करते हैं कि अगर हैमिल्टन नॉरिस के पीछे 1.8 सेकंड के अंतर से थे तो अगर मर्सिडीज पिट होती तो वे 2 सेकंड की अंडरकट का लाभ उठा सकते थे। यह एक रोचक बात है। पिट स्टॉप के समय का रेस की रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। एक अच्छे समय पर स्टॉप करने से महत्वपूर्ण फायदा मिल सकता है। बिल्कुल सही। हैमिल्टन को लगता है कि वे विस्तार करके बहुत समय खो दिया। उन्होंने कहा है कि जब वेरस्टापेन पिट हुआ तब वह उसके पास भी नहीं थे, लेकिन जब वेरस्टापेन बाहर निकले तब वह उससे 6 सेकंड आगे थे, जो इन फैसलों में समय का की महत्वपूर्णता को दिखाता है। हैमिल्टन ने भी उठाया है कि टायर की प्रदर्शन कम हो जाती है। क्या आप इस पर विस्तार से बता सकते हैं? हाँ, जब हैमिल्टन टायरों के एक चट्टान से गिरने की बात करते हैं तो वे टायर प्रदर्शन में तेजी से कमी की बात कर रहे हैं। इसका कारण टायर की पहनावा या ओवरहीटिंग हो सकती है। जब ऐसा होता है तो लैप टाइम बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जो हैमिल्टन ने अनुभव किया लगता है। वेरस्टापेन ने निश्चित रूप से अपनी टिप्पणी के साथ हंसी पैदा की होगी जब उन्होंने सर्किट ऑफ द अमेरिकास यानी COTA के बारे में कहा कि इसकी खराब सतह के कारण यह रैली कार के लिए अधिक उपयुक्त है। उस टिप्पणी में कुछ चुटकुला है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बिंदु को भी उजागर करती है। ट्रैक सतह की स्थिति इन सुंदरता से तंबाकूर मशीनों के प्रदर्शन पर काफी प्रभाव डाल सकती है। यदि यह बहुत खराब हो जाए तो यह कार के संतुलन को व्यवधानित कर सकता है और ड्राइवर्स को आदर्श नियंत्रण बनाए रखने में कठिनाई पहुंचा सकता है। वेरस्टापेन की टिप्पणी सुझाव देती है कि उन्हें लगता है कि COTA की सतह को दोबारा करने की जरूरत है। यह काफी बड़ा बयान है और देखने में दिलचस्प होगा कि क्या अगले साल की रेस से पहले कोई बदलाव किया जाता है या नहीं। रेस और उनके प्रभाव के बारे में ड्राइवर्स की चर्चा सुनना बहुत रोचक होता है। मैं याद करता हूं, जब मैं एक छोटे से लड़के था तो मेरे रहने के पास एक गोकार्टिंग ट्रैक था। अब यह फॉर्मूला 1 सर्किट से बहुत दूर था,
लेकिन इसके पास अपनी चुनौतियों का सेट था। हम बच्चों के बीच एक विशेष तेज मोड़ था जो बदनाम था। वह इसलिए था क्योंकि वह बहुत तेज था और उसे सही ढंग से नेविगेट करना काफी मुश्किल था। उस टर्न में बहुत ज्यादा गति घटानी पड़ती थी और उसे सही ढंग से घुमाने के लिए सही तकनीक और सामर्थ्य की आवश्यकता थी। यह उस ट्रैक का एक चुनौतीपूर्ण हिस्सा था और हम उसे पार करने के लिए हमारी कौशल को सुधारने पर ध्यान देते थे। यह मोड़ अपेक्स पर एक हम्प था। अगर आप बहुत तेजी से आते थे तो आपका गोकार्ट जमीन से उछल जाता था और आपको पूरी नियंत्रण की हार हो जाती थी। यह रोमांचकारी था, लेकिन यह हमें ट्रैक की स्थिति और हैंडलिंग के महत्व को सिखाता था। एक मूल्यवान सबक बिल्कुल। और आज हैमिल्टन, वेरस्टापेन और नॉरिस से हम सुन सकते हैं, ट्रैक की स्थिति अभी भी मोटर स्पोर्ट के सबसे ऊंचे स्तर पर रेसिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वास्तव में वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि बम्प्स करैक्टर जोड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे होने के कारण उस करैक्टर को बनाए रखने और सुनिश्चित करने के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों के बारे में। मेरी जवानी के गोकार्ट ट्रैक में वह हम्प की तरह यह एक सूक्ष्म रेखा है जिसे चलना होता है। नॉरिस को लगता है कि मैक्लारेन के लिए इस सीजन के लिए सबसे अच्छे मौके चले गए हैं। हालांकि उन्होंने कदम बढ़ाए हैं, लेकिन वे महसूस करते हैं कि धीमी गति के सर्किट उनके सेटअप को पसंद नहीं करेंगे। वह अबू धाबी ग्रां प्री के लिए कुछ आशावाद दिखाते हैं, कहते हैं कि वे ऊंची आवाज पर समाप्त करना चाहेंगे। तो सर्किट की गति का महत्व क्यों है? क्या यह सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कौन सबसे तेजी से चला सकता है? ओह, आप तो काफी मजाकिया हैं ना। यह सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कौन सबसे तेजी से चला सकता है, मूर्ख। कार की प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण है। कुछ कारें उच्चगति सर्किट पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं, जबकि दूसरी कारें अधिक तकनीकी धीमी ट्रैक के लिए बनाई जाती हैं। अच्छा, मैं सोचा कि यह एक अच्छा सवाल हो सकता है हमारे सुनने वालों के लिए जो फॉर्मूला 1 में नए हैं। अगर हम इसी गति से आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। वे सोचेंगे कि वे फॉर्मूला 1 के शुरुआती गाइड में ही ट्यून कर दिए हैं और उन्होंने इसे बंद कर दिया होगा। अरे, यह इतना मूर्ख सवाल नहीं है। सुनने वाले में पहली बार इस खेल में रुचि लेने वाले लोग हो सकते हैं और वे इसे हमारे लिए सीधा लगे भी हों, उन्हें यह दिलचस्प लग सकता है। ठीक है, ठीक है। तो हम शुरुआती गाइड के साथ जारी रखेंगे। जैसा कि हम कह रहे थे, नॉरिस को आगामी ट्रैक पर कुछ संदेह हैं, लेकिन वह अभी तक कुछ भी खारिज नहीं कर रहे हैं। वर्स्टापेन के बारे में बात करें, उन्हें नियमों के बारे में पूछा गया है और यह कि उनकी टीम के लिए कम वाइंड टनल समय का प्रभाव उनके प्रदर्शन पर कैसे पड़ रहा है। यह काफी स्पष्ट है कि वर्स्टापेन को मान्यता है कि मर्सिडीज उनकी कार को समझने और अपनी पैकेज को अनुकूलित करने की कोशिश कर रही है, जबकि वे अगले साल की कार पर भी काम कर रहे हैं। अग्रणी टीमों के लिए वाइंड टनल समय पर प्रतिबंध एक रोचक तत्व है ना। वास्तव में यह एक दिलचस्प नियम है जो खेल के मैदान को समान करने के लिए डिजाइन किया गया है, ऐसा कह सकते हैं। अब वर्स्टापेन को यह खेल के लिए अच्छी बात मानने लगता है, जो उनके खेलकूदी भाव को दर्शाता है। सच्चाई। और हैमिल्टन के यहाँ टिप्पणियों को भूल नहीं सकते हैं। वह गाड़ी के साथ आत्मविश्वास प्राप्त कर रहे हैं, कुछ मौलिक मुद्दों के बावजूद जो अगले साल तक हल नहीं होंगे, उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। यह सही है। ऐसा लगता है कि वह कह रहे हैं, छोटा अपग्रेड भी आत्मविश्वास के मामले में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, आत्मविश्वास ड्राइवर के प्रदर्शन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल सही। खेल के मानसिक पहलू शारीरिक पहलू के समान महत्वपूर्ण है। यह काफी दिलचस्प सीजन फाइनल हो रहा है ना।
विलियम, इस नवीनतम विकास के बारे में इंटरनेट पर क्या बातचीत हो रही है? मुझे यहाँ देखने दें। जोवान मिलिक का एक पोस्ट कहता है, उद्धरण, हैमिल्टन को यूएस ग्रांड प्री से निष्कासित किया गया है। अद्यतन। ओह, मैं पहले से ही उपद्रव की पूर्वानुमान लगा सकता हूँ। तुम गलत नहीं हो। पिटलेन कलेक्टिव टिप्पणी करता है, उद्धरण, कल्पना करें कि उसने जीत ली होती तो कितना हाहाकार मच जाता। अद्यतन। और टॉफी कॉफी उत्तर देता है, उद्धरण, शायद यही अच्छा हुआ कि उन्होंने नहीं जीता। टोटो को भेजने के लिए डायग्राम और ईमेलों की मात्रा बहुत ज्यादा होती। अद्यतन। हाँ, वे आधे से भी गलत नहीं हैं। कुछ और है क्या? हाँ, फ्रैंकी फॉर फिंगर्स जोड़ते हैं, उद्धरण, उपयोगी नहीं करें विश्वव्यापी हेडफोन की कमी की बात तो अनिवार्य है। अद्यतन। और जैक्सेफस एक हंसी के साथ जवाब देते हैं, उद्धरण, यही तो लुइस हर बार जब वे कारखाने में वापस आने वाले लोगों का धन्यवाद करते हैं तब मतलब होता है। अद्यतन। मुझे यकीन है कि हेडफोन निर्माताओं को उस बढ़ी हुई मांग से आनंदित होना चाहिए था। फिर देरांगो की एक दिलचस्प टिप्पणी है, उद्धरण, कल्पना कीजिए कि अगर चार्ल्स और लुइस नहीं बल्कि मैक्स और लुइस होते तो लैंडो को रेस विजेता बनाने के लिए। नहीं पता कि उसे इसके बारे में कैसा अनुभव होता। यह एक श्रृंगारिक प्रतिष्ठान के कारण अपनी पहली जीत प्राप्त करने का एक बहुत ही बेकार तरीका होता। अद्यतन। हम्मर, यह सच है। डिफॉल्ट के द्वारा जीतना सबसे मीठी जीत नहीं होती क्या? लगता है इंटरनेट के पास इस पर बहुत कुछ कहने के लिए है। क्या हम इसे और विस्तार से चर्चा करें? अच्छा, इससे एक और एपिसोड F1 के लिए जज्बा का समापन हो गया। हम सभी को धन्यवाद जो आप सभी ने हमारे साथ जुड़कर फॉर्मूला 1 की दुनिया से हो रही नवीनतम घटनाओं का विश्लेषण किया। आपका समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे न भूलें कि आप सदस्यता लें और सूचनाएं सक्रिय करें ताकि आप कभी भी कोई एपिसोड न छुएं। और अगर आपने आज की चर्चा का आनंद लिया है तो हमारे चैनल को अपने साथी फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ साझा करें, चाहे सोशल मीडिया पर हो या चाय के कप के साथ बातचीत में। बिल्कुल। याद रखें कि अपने विचारों को टिप्पणी अनुभाग में छोड़े। हमें आपसे सुनने का बहुत खुशी होगी। और कौन जानता है, आपकी टिप्पणी हमारे एक एपिसोड में प्रदर्शित हो सकती है। हम हर दिन प्रसारण पर हैं, पैडॉक से ताजगी भरे दृष्टिकोण और विश्लेषण प्रदान करते हुए। वास्तव में हमारे पास आपके लिए रोमांचक विषयों की एक लाइनअप है, लेकिन मैं आपको अभी तक सस्पेंस में रखूंगा। तब तक याद रखें, चाहे ट्रैक पर जो भी हो रहा हो, आप हम पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं कि हम आपके लिए इसे समझाने में सक्षम हैं। बिल्कुल। और अगर आप रेसेज के बीच विद्रोही लक्षणों का सामना कर रहे हैं तो बस याद रखें कि F1 के लिए जज्बा यहाँ है ताकि आपकी खाली जगह भर सके। एंजो वॉट्स और विलियम, तो अगली बार तक मेटल पेडल तक सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोना है।